हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े हैं। दोस्त, आज आपको पता होगा कि आज एलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया है। एलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया है। आपको जो भी कटअप का बात कर रहे थे कि कटअप क्या जाएगा, तो कटअप आपके सामने भी आया है। और जो भी कैंडिडेट आपको कमेंट किए थे कि 46 आ रहा, 47 आ रहा है, उससे आप रूबहू हुए होंगे कि कटअप बहुत मिनिमम रहा है। आपको पता है जिस बोर्ड का 46 नज़र आ रहा है, 50 नज़र आ रहा है, 60 नज़र आ रहा है, वो आउट ऑफ 100 लेके चल रहा है। और जब आउट ऑफ 100 निकालिएगा तो ये जो नंबर आएगा, आपको जिस कैंडिडेट का 60, जिस यूआर का 60 किया है, वो रो और स्कोर जो देखेगा तो 50 के नीचे रो और स्कोर आया होगा, उसका 60 कन्वर्ट हुआ है, उससे भी कम आया होगा। तो जिन कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है उनको अब एलपी सीबीटी 2 का टारगेट करना चाहिए, एलपी सीबीटी 2 का टारगेट करना चाहिए। और इसमें आपको पता है कि 19 मार्च का पेपर है, तो 19 मार्च के पेपर से 10 दिन पहले आपको जो सिटी इनविटेशन जो देता है वो आपको या एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब मात्र आपको अगर बात करिएगा तो गिने चुने 20 से 22 दिन समय मिला है। और इस 20 से 22 दिन में आप प्रैक्टिस इतना कर दीजिए, चाहे तो ट्रेड हो या बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग हो। तब इसमें बीट न करिएगा, हम लगातार अब आपको वीडियो देने का हम प्रयास करेंगे। और आपको पर डे 2 से 3 वीडियो जाते रहेगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो स्पेशल जाता है चैप्टर वाइज। और उसी के साथ जो एसके झा का जो किताब आया है, एसके झा का जो बुक आया है, उसका भी हम जस्ट आपको मार्केट से ला के और इसको हम एनालिसिस करवाने का प्रयास करेंगे। ये भी आपको लगातार वीडियो मिलेगा एसके झा का, ठीक है। और इसी के साथ एसके झा के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन ट्रेड का दिया गया है, वो ट्रेड भी चलाया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, फिटर के बाद डीजल हो गया, तो सारा ट्रेड चालू हो जाएगा जो इन एसके झा ने सिलेक्ट किए हैं। तो ऑब्जेक्टिव हम फास्ट रिवीजन करवाने का प्रयास करते हैं। चलिए आज सेट स्टार्ट करते हैं। जो भी नए कैंडिडेट जुड़े हैं उनको बता देते हैं कि हम जो रुकमनी पब्लिकेशन का बात करेगा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी हम करवाए हैं, वो सारा वीडियो प्ले लिस्ट में बना हुआ है। और बेसिक साइंस का भी हम कंप्लीट करवाए हुए हैं 3 से 4 चैप्टर, वो भी सारा वीडियो प्ले लिस्ट में है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले पीडीएफ के लिए अगर बात करेगा तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है, वहाँ से जुड़ के आप पीडीएफ के माध्यम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का सेट नंबर है जो 09, देखिएगा आज का सेट नंबर में कहा गया है, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में बोला गया है कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। अगर विद्युत ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है। अगर 1 किलोवाट घंटा का अगर बात करेगा तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जो होता है वो क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें थोड़ा हम फास्ट करेंगे क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन करवाना रहता है और न्यूमेरिकल भी कुछ है तो उसको भी देखना है। इसमें कहा गया है कि विकिरण की मात्रा को एक मात्रक द्वारा मापा जाता है। अगर विकिरण की मात्रा का अगर बात करते हैं कि विकिरण की मात्रा को एक मात्रा के द्वारा मापा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो विकिरण की मात्रा के जो मात्रा के द्वारा मापा जाता है उसको रोन्टिजन कहते हैं। रोन्टिजन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसी तरीके से न्यूटन का बात करेगा तो न्यूटन बल का जो एसआई मात्रा क्या होता है, यूनिट होता है, तो न्यूटन होता है। ये पदार्थ की मात्रा का हो गया, पदार्थ की मात्रा के हो गया। और डायोप्टर होता है जो लेंस की शक्ति जो ज्ञात करते हैं कि लेंस की शक्ति क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया कि निम्नलिखित में से किस राशि में आयाम नहीं होती है। किस राशि में आयाम नहीं होती है, तो आयाम नहीं होती सापेक्ष प्रागम्यता में आयाम नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो इकाई हम कह सकते हैं कि मात्रकहीन होता है और बीमाहीन राशि होता है। तो मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होता है जो कौन सा है, तो सापेक्ष प्रागम्यता हो गया। आवृत्ति का अगर बात करेगा तो आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, तो हर चीज का हो गया। इसी तरीके से तापमान को हम किस में लेते हैं, तो केल्विन में लेते हैं, एसआई मात्रक। लेकिन सीजियस मात्रक बोलेगा तो सीजियस मात्रक किस में लेते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में लेते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि विद्युत बल्ब की तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु जब तंतु धारा ले जाने वाले
तार नहीं चमकते हैं, इसका कारण क्या है? सिंपल कहा गया है कि विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो धारा जब उसमें प्रवाहित होती है तो चमकने लगता है, लेकिन या परंतु धारा ले जाने वाले तार क्यों नहीं चमकते हैं? तो इसका बारे में जो आंसर होगा, आपको पता है कि अगर तंतु का बात करेगा तो तंतु में उच्च प्रतिरोध होने के कारण वो क्या होता है तो चमक उठता है। तो हम कह सकते हैं कि चालक जो तार का प्रतिरोध का अगर बात करेगा तो तार का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम होता है। किसके तुलना में? तो टंगस्टन के तुलना में या फिलामेंट की तुलना में। तो ये बताइए फिलामेंट का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो फिलामेंट ग्रेटर देन क्या हो जाएगा तो तार का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, जिसका ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा उसमें ज़्यादा जिसे क्या होगा, विरोध होगा। विरोध ज़्यादा होगा तो चमक ज़्यादा उठेगा। इसलिए पता है कि फिलामेंट का विरोध बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होने के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि एक कार तेज गति से चल रही है, इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होगी? तो अगर कोई भी गति में अगर है तो आपको ऊर्जा जो होता है वो कौन सा होता है, गतिज ऊर्जा होता है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला का अगर बात करेगा तो 1/2 mv² होता है। ये हो गया वेग के केस में। लेकिन कभी कभी पूछ देता है संवेग के केस में, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो p²/2m होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का दोनों फार्मूला याद रखेगा, एक 1/2 mv² वेग के संदर्भ में और एक संवेग के केस में होता है p²/2m। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें कहा गया है कि कोई भी बल 5 kg का एक वस्तु को 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण प्रदान करता है, तो वही बल 10 kg की वस्तु को कितना त्वरण प्रदान करेगा? ये बताइए कि आपको 5 kg जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, और 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण दिया है। तो यहाँ बल का अगर बात करेगा तो बल बराबर, आपको पता है कि बल बराबर होता है ए में द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ से जो बल निकलेगा वो 5 गुणे 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 लिख सकते हैं। 0.5 को 1/2 जब लिखेगा तो कितना आ जाएगा, तो एफ जो आएगा वो 5/2 आएगा। अब आगे जो बोला है कि यही बल, जो बल आप निकाले हैं, यही बल को अगर हम 10 kg की वस्तु के कितना त्वरण प्रदान करेगा, तो ये बताइए कि बल बराबर दे दिया है, तो एफ बराबर फिर यहाँ जो हम लगाएंगे क्या लगाएंगे, तो ए में लगाएंगे। तो एफ बराबर कितना आया है, तो 5/2 आया है, और एम कितना दिया है, तो 10 दिया है। एम दिया है 10, तो इसका ये बताइए, और यहाँ ये हो जाएगा। तो यहाँ से जब काटिएगा 5 दूनी क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 होगा, तो 2 दूनी 4, और 4 को हम एक क्या कितना दे सकते हैं, तो 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो त्वरण जो नया निकल के आएगा वो 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि एक यू नली में पानी और स्पिरिट भरे हुए हैं। ठीक है, चित्र अनुसार पारे द्वारा पृथक किए गए हैं। तो पारे की दोनों भुजाओं में ऊंचाई समान है। जो दोनों भुजाओं का दिया गया है ऊंचाई क्या है, समान है। ठीक है, ऊंचाई समान है। तो यू नली की एक भुजा में पानी का स्तंभ 10 सेंटीमीटर ऊंचा है और दूसरी ओर स्पिरिट का स्तंभ की ऊंचाई 11.5 सेंटीमीटर है। तो स्पिरिट की सापेक्ष घनत्व क्या होगा यदि पारे का सापेक्ष घनत्व 10 दिया गया है? जैसे सिंपल ये बोला गया है कि अगर बात करते हैं कि अगर इसमें दाब का अगर बात करेगा तो दाब जो होता है वो क्या होता है, तो ρgh होता है, ρgh होता है। तो ये बताइए कि ρgh जो होगा वो दोनों का समान दिया है। यहाँ बोला कि दोनों का ऊंचाई अगर समान है तो हम कह सकते हैं कि दोनों का ρgh अगर यहाँ हम लेंगे तो एक एक करके हम बैलेंस कर लेंगे, जो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये बताइए कि यहाँ जो ρgh होगा तो ये ρ1 और h1 और यहाँ g हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ होगा जो ρ2 h2 और यहाँ क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। अब ये बताइए दोनों को जब बराबर करिएगा तो ये बताइए कि जब बराबर हम करेंगे तो एक g से ये g खत्म हो जाएगा। तो यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, तो ρ1 h1 बराबर ρ2 h2 आएगा।
अब ये बताइए आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए स्प्रिट का सापेक्ष घनत्व क्या होगा। तो स्प्रिट का सापेक्ष घनत्व जो होता है, देखिए स्प्रिट ये है, तो स्प्रिट को हम क्या माने हैं, तो रो2 माने हैं। तो ये बताइए कि यहाँ से जो रो2 निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो रो1 गुने H1 बटा H2 निकलेगा। ये हो गया। अब ये बताइए कि यहाँ जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो बैठाइएगा। अगर यहाँ से हम रो2 का अगर बात करते हैं तो ये बताइए कि रो1 कितना दिया था, तो रो1 जो दिया था, घनत्व दिया था, वो आपको पता है कि रो1 जो है पानी है, और पानी का घनत्व कितना होता है सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये बताइए कि रो1 का घनत्व कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये बताइए इसका ऊंचाई कितना दिया है, तो 10 दिया है, तो यहाँ 10 लिख लिए। और इसी तरीक़ा से H2 का ऊंचाई कितना दिया है, तो 11.5 दिया है, 11.5 दिया है। जब इसको डिवाइड करिएगा तो डिवाइड करने के बाद इसका जो आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 0.869, 0.869 आएगा इसका आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों को इक्वल कर लीजिएगा। और आपको पता है कि जो दाब होता है वो रो जी एच होता है, रो जी एच को जब बराबर करिएगा तो बराबर करने के बाद इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि जब कोई भी पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़काया जाता है तो उसकी गति का प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। बोला गया है कि जब कोई भी पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़काया जाता है, तो लुढ़काया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो लोटेनी घर्षण बोलते हैं। अगर घर्षण का अगर बात करेगा तो घर्षण का अगर बात करेगा तो सबसे ज़्यादा घर्षण जो होता है वो स्थैतिक घर्षण में होता है, स्थैतिक घर्षण। उसके बाद जो लगता है वो किस में लगता है, तो सर्पी घर्षण में लगता है। और उसके बाद लगता है लोटेनी घर्षण में, लोटेनिक घर्षण। अब ये बताइए कि सबसे ज़्यादा घर्षण स्थैतिक हो गया, उसके बाद सर्पी हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, लोटेनिक है। तो आपको लुढ़काया जा रहा है, तो लुढ़काया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो लोटेनिक घर्षण बोलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि एल जो दिया गया है, ये एल हो गया जो लोड हो गया, फिर ई एफ ही हो गया, और ये हो गया ई एफ हो गया, किस श्रेणी उत्तोलक में आता है। तो अगर आपको हम बताए थे, एक ट्रिक में बताए थे कि एफ एल ई याद रखेगा और जो बीच में आएगा वो श्रेणी में आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ एफ एल ई का, तो एफ एल ई का बात करेंगे तो ये बताइए कि एक हम लिए एफ एल और ई। अब ये बताइए अगर लोड बीच में आएगा तो द्वितीय श्रेणी, अगर फलक्रम बीच में आएगा तो प्रथम श्रेणी, और अगर इफाट बीच में आया तो तृतीय श्रेणी। तो ये बताइए लोड बीच में दिया गया है, तो ये बताइए कि यहाँ अगर हम लोड लेंगे बाद बाकी कहीं भी रख सकते हैं, एफ और एल ई कहीं भी रख सकते हैं। तो ये बताइए लोड जो बीच में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो द्वितीय श्रेणी बोलते हैं। लोड बीच में आया तो उसको द्वितीय श्रेणी बोलते हैं। तो सिंपल याद रखेगा एफ एल ई। फलक्रम अगर बीच में आ गया तो प्रथम श्रेणी, लोड बीच में आया तो द्वितीय श्रेणी, और इफाट बीच में आया तो तृतीय श्रेणी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न जो दिया गया है इसमें कहा गया है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो धातु का उपयोग करते हैं वो हम यूरेनियम का उपयोग करते हैं। यूरेनियम का विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलता है कि चिमटा, चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण होता है। तो अगर चिमटा का अगर बात करेगा तो चिमटा के अगर बात करेगा तो एफ एल ई होता है, तो इसका इफाट बीच में लगाया जाता है। चिमटा में इफाट बीच में लगाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब इफाट बीच में आया और बाकी कोई कहीं भी रख दीजिए दो, तो इफाट अगर बीच में आता है तो तृतीय श्रेणी में जाता है। तो कह सकते हैं कि चिमटा एक तृतीय श्रेणी का है, चिमटा तृतीय श्रेणी में आता है। लेकिन अगर प्रथम श्रेणी का अगर एग्जाम्पल बोलेगा तो सबल जो होता है वो सबल होता है प्रथम श्रेणी में। इन पिलास बोलेगा तो प्रथम श्रेणी में होता है। कैंची बोलेगा तो प्रथम श्रेणी में होता है। तराजू बोलेगा तो प्रथम श्रेणी में होता है। उसी तरीक़ा से द्वितीय श्रेणी की अगर बात करते हैं तो द्वितीय श्रेणी में सरौता याद रखेगा, सरौता हो गया, खैनी काटने का मशीन हो गया, फिर हो गया नींबू निचोड़ने की मशीन हो गया। ये सब सारा जाता है जो द्वितीय श्रेणी में जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न के देखिएगा, बोला है कि 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होता है। तो अगर 1 किलोवाट का अगर बात करेगा तो 1000 वाट के बराबर होता है। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ था वो अबरी एलपी जो CBT 1 हुआ था उसमें पूछा गया था 28 तारीख के शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया था कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो 1000 वाट के बराबर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा,
इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है तो संवेग क्या होगा। ये बताइए, संवेग का अगर बात करेगा तो संवेग जो होता है वो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है, माफ करिएगा, द्रव्यमान गुने क्या होता है, वेग होता है। ये बताइए द्रव्यमान कितना दिया है, तो 50 दिया है, और त्वरण कितना दिया है, तो 6 दिया है, तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 300 केजी मीटर पर सेकंड होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि इसमें बोला गया है कि यदि साइकिल की गति को 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अगर साइकिल की गति अगर 2 गुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है। तो ये बताइए कि 2 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये बताइए कि गतिज ऊर्जा का अगर बात करेगा तो 1/2 mv² होता है। तो ये बताइए कि इसका अगर गतिज ऊर्जा क्या बोला कि एक साइकिल की गति को दुगुना कर रहा है, तो ये बताइए जब वेग का दुगुना करिएगा तो ये बताइए कि इसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर जब करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 गुना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो ये बताइए कि जब बंद मार्ग पर संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है, क्योंकि बंद मार्ग में क्या होता है, तो विस्थापन हो जाता है 0। विस्थापन क्या होता है, तो 0, और विस्थापन जब 0 हो गया तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो उसके संवेग क्या होगा, या संवेग किसका अधिक होगा। ये बताइए कि हम काइनेटिक एनर्जी का अगर बात करेगा तो काइनेटिक एनर्जी का 2 फार्मूला बताए थे। एक बताए थे 1/2 mv², और दूसरा हम पोटेंशियल की अति क्या बोलते हैं, संवेग के केस में हम बताए थे p²/2m। अब ये बताइए कि अगर बोला है कि अगर गतिज ऊर्जा क्या होता है तो कांस्टेंट कर दिया जाता है, समान कर दिया जाता है। तो जब गतिज ऊर्जा समान कर दीजिएगा तो p² जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, द्रव्यमान का हो जाएगा, किसका, संवेग के केस में। अब ये बताइए जिसका ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि भारी पिंड का द्रव्यमान ज़्यादा है तो इसका संवेग भी ज़्यादा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाए तो उसका संवेग क्या होगा। अभी बताइए कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, तो p²/2m होता है। अब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, p² का होगा। तो अगर p निकालना रहेगा तो p कितना हो जाएगा, तो √k ही होगा। अब ये बताइए यहाँ से कि बोला है कि किसी भी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा जब 4 गुना हो जाता है तो p जब निकालिएगा तो √अंडर जब 4 लीजिएगा तो p का मान कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक मान का कितना होगा, तो 2 गुना होगा। प्रारंभिक मान से दुगुना रहा होगा कौन सा, संवेग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 के क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि प्रारंभिक मान से दुगुना है। अगले प्रश्न देखिएगा, दोस्त बता देते हैं इसमें फास्ट हम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि 50 क्वेश्चन है। अगर आपको थ्योरी चाहिए तो हम जो रुक्मणी पब्लिकेशन का है वो बहुत अच्छे से हम इसमें एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि देखिएगा चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी हो, स्पीड एंड वेलोसिटी हो, या प्रोजेक्शन हो, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो सारा हम क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि वहाँ कम क्वेश्चन करना रहता तो एक्सप्लेन किए थे। लेकिन यहाँ आपको हमको 50 क्वेश्चन करवाना है, तो 50 क्वेश्चन में थोड़ा हम फास्ट लेके चलेंगे समझाते हुए, ठीक है। तो आज का जो देखिएगा इसमें 18 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों। तो अगर बात करिएगा कि भारी हिमखंड के शीर्ष पीछे निचले तल से जो पिघलता है, क्योंकि निचले का जो दाब होता है वो अगर दाब का अगर बात करेगा तो दाब होता है जो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, गलनांक का, गलनांक का। अब आपको पता है कि नीचे के तल का दाब अधिक होता है, नीचे के तल का अगर दाब अधिक हो जाएगा तो ये बताइए गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और गलनांक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो गलना पिघलना शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका नीचे के तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे बोला जाता है कि अगर बर्फ को हम अगर तरहती से चापते हैं या दबाया जाता है तो उसका गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। अब गलनांक क्यों घटता है, क्योंकि दबाइएगा तो उसका दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो गलनांक क्या हो जाएगा, घटेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा
इस प्रश्न में कहा गया है कि सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक कितना होता है। तो अगर हम जल का क्वथनांक और हिमांक का अगर बात करते हैं तो हम बोले थे कि हिमांक का अगर बात करिएगा तो हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, या केल्विन कितना होता है तो 273 केल्विन होता है, या फ़ारेनहाइट कितना होता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन अगर क्वथनांक का अगर बात करेगा क्वथनांक कितना होता है तो क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 373 डिग्री सेल्सियस होता है, 373 केल्विन होता है, डिग्री नहीं होता इसमें, और कितना होता है तो 212 फ़ारेनहाइट डिग्री होता है। तो आपसे पूछा गया है कि जल का क्वथनांक और हिमांक सेल्सियस में कितना होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सेल्सियस में क्वथनांक कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक कितना हो गया तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि यदि किसी भी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगा। तो ये बताइए कि आपेक्षिक आर्द्रता का अगर बात करेगा तो आपेक्षिक आर्द्रता में क्या होगा, घटेगा। जब तापमान बढ़ाइएगा तो इसका आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो घटेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में बोला गया कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर क्वथनांक का अगर बात करेगा तो क्वथनांक इसमें से सबसे ज़्यादा होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का क्वथनांक ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम के आधार पर आधारित है। बोला गया है कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम का अगर बात करेगा तो वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगर ऊष्मा गति का अगर 16वां नियम का अगर बात करेगा तो 16वां नियम होता है जो ताप पर आधारित है, ताप के सिद्धांत पर। यह ताप संरक्षित रहता है, उसमें ए का ताप जो होता है वो बी के ताप के बराबर होता है, और बी का जो ताप होता है वो सी के ताप के बराबर होता है। तो सी का ताप ए के ताप के बराबर होगा। ये बात बोला था ऊष्मा गति का 16वां नियम में। लेकिन ऊष्मा गति का अगर दूसरा नियम बोलेगा कि ऊष्मा गति का दूसरा नियम को क्या बताता है तो ऊष्मा गति का दूसरा नियम ऊष्मा के प्रवाह का बताता है। ऊष्मा के प्रवाह के बारे में बताता है कि उच्च से निम्न की ओर प्रवाह होगा। और इसी में बताया गया दक्षता के बारे में, दक्षता के बारे में कि किसी भी मशीन का 100% से कम दक्षता होती है। किसी भी मशीन की 100% से कम दक्षता होती है। तो आपसे पूछा गया था ऊष्मा गति का प्रथम नियम, तो ऊष्मा गति का प्रथम नियम है जो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के काम करता है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अब ऊष्मा अगर यहाँ बात करेगा तो यहाँ ऊष्मा गति का प्रथम नियम में अगर दी गई ऊष्मा को 2 कार्य करता है, एक तो यांत्रिक कार्य करता है और एक बाह्य कार्य करता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि कौन सा नियम में दिए गई ऊष्मा से 2 कार्य होता है। एक आंतरिक कार्य होता है, पहले खुद गर्म होता है कोई भी मशीन, और उसके बाद क्या होता है तो बाह्य कार्य करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है यदि एक ही पदार्थ के 4 तार के एक माला के मानकों की तरह जुड़े हुए हैं तो इस माला का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बोला है कि यदि एक ही पदार्थ के 4 तार एक ही माला के मानकों की तरह जुड़े हुए हैं तो इस माला के तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो तुल्य प्रतिरोध भी 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि पता है कि R बराबर जो होता है वो रो L बाई ए होता है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, L का हो गया। अब जितना गुना इसको 4 गुना जो 4 प्रकार का अगर जोड़िएगा तो कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जब लंबाई 4 गुना हो गया तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 4 गुना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि वृद्धि के साथ धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। तो आपको पता है कि धारावाही चालक के अगर धारा की वृद्धि कर दीजिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जब धारा को हम वृद्धि करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही की चाल क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि प्रत्येक 20 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है तो इसके बाद इस संयोजन को हम 20 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो बैटरी द्वारा उपपूर्ति शक्ति क्या होगा। अब ये बताइए कि 20 ओम के 2 प्रतिरोध है जिसको हम किस में लगा दिए, समांतर में लगा दिए। तो आर टोटल जो समांतर जो निकलेगा वो आपको पता है कि आर टोटल निकालने के लिए ऊपर से हम दोनों को गुना कर देते हैं और नीचे क्रिया कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये बताइए 20 दूनी 40 यहाँ हो गया और 10 दूनी
20 हो गया। तो जो R टोटल कितना निकल के आया है, तो R जो टोटल निकल के आया है वो 10 ओम निकल के आया है। अब ये बताइए, इसी को सीरीज में लगा रहा है, तीसरे प्रतिरोध को सीरीज में लगाया, तो ये बताइए कि R फिर नया जो टोटल निकल के आएगा कितना आएगा, तो 20 + 10 जो निकल के आएगा वो कितना आया, तो 30 ओम आया। अब आगे जो प्रश्न में बोला गया कि आपसे धारा पूछा है, तो धारा बराबर होता है V बटा, अगर बात करें तो V बटा R होता है। धारा नहीं पूछा, क्या पूछा है, शक्ति पूछा है। तो शक्ति का अगर बात करिएगा तो ये बताइए शक्ति का क्या हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा, और क्या है इसका मतलब V² बटा R भी हम कर सकते हैं, V² बटा R। तो V² बटा R का अगर हम करेंगे तो ये बताइए 3 × 9 हो जाएगा, और R कितना लेके आए हैं, तो R लेके आए हैं 3, 30। ये बताइए कि यहाँ 10 कटेगा और यहाँ 3 × 9 कटेगा, तो P जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो 0.3 वाट आएगा, 0.3 वाट आया हैगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें बोला कि जब प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर क्या होगा। तो ये बताइए कि जब प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध का अगर बात करेगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा तो श्रेणी में क्या होगा, तो श्रेणी का अगर बात करेगा तो V बराबर अगर बात करेगा तो संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा, तो V बराबर अगर हम बात करते हैं IR, V बराबर क्या होता है, तो V बराबर जो होता है वो IR होता है। तो V बराबर IR होगा, तो अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में आपको पता है कि धारा क्या हो जाता है, समान होता है। धारा क्या होता है, समान, और वोल्टेज होता है अलग अलग, वोल्टेज होता है अलग अलग। अगर यहाँ अगर पॉइंट का अगर बात करेगा तो हम बता देते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है श्रेणी, और एक होता है समांतर। ये बताइए कि श्रेणी क्रम और समांतर का अगर बात करेगा तो श्रेणी में धारा समान होता है, धारा क्या होता है, तो समान होता है, और वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, तो अलग अलग होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। उसी तरीक़ा से अगर यहाँ बात करेगा समांतर में, तो वोल्टेज यहाँ समान होता है, और ये बताइए कि धारा क्या होता है, तो धारा अलग अलग होता है, धारा अलग अलग होता है। अब इसी पर ये बताइए कि श्रेणी क्रम में दिया है, तो श्रेणी क्रम में धारा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो धारा जब समान हो जाएगा तो आपको पता है कि V बराबर होता है IR, और धारा जब समान है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज जो होगा वो प्रतिरोध का क्या होगा, समानुपाती होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगर फ्यूज तार का अगर बात करेगा तो फ्यूज तार का होता है जो इस श्रेणी में लगाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह उपकरण के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है, और यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर फ्यूज का बात करेगा तो निम्न गलनांक होता है, निम्न गलनांक होता है, और उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। तो ये याद रखेगा, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है किसका, तो फ्यूज का होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि कौन सा उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत दिया था कौन, था फैराडे साहब ने दिया था। और फैराडे ने कहा भी था कि फ्लक्स कटेगा तो EMF जनरेट होगा। अगर फ्लक्स कटेगा तो EMF जनरेट होगा। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो जनित्र होता है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि क्षण चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों होती है। अगर बात करते हैं कि क्षण चुंबक को निकट लाए जाने पर दिक् सूचक की सूची जो सुई है जो विक्षेपित क्यों होते हैं, तो विक्षेपित होने का कारण क्या है, तो विक्षेपित होता है क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है, यह एक लघु चुंबक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि यह एक लघु चुंबक होने के कारण क्या हो जाता है, तो विक्षेपित हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा
इस प्रश्न में बोला गया है कि धारा का मान ज्ञात करना है। अगर धारा का मान का अगर बात करते हैं तो ये बताइए कि अगर हम 2 और 2 अगर श्रेणी में दिया हुआ, ये हो गया श्रेणी में, तो ये बताइए 2 + 2 हो जाएगा, तो R जो टोटल यहाँ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 4 ओम आ जाएगा। और ये बताइए कि फिर ये क्या हो जाएगा, तो समांतर में हो जाएगा, तो R टोटल जो समांतर के लिए हम बताए थे कि 4 × 2 और बटा 4 2 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से जो R टोटल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो 4/3 निकल के आएगा। ठीक है। अब इसके बाद आपको चाहिए कितना, तो 3 वोल्ट दिया हुआ है। 3 वोल्ट दिया हुआ है, तो धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, धारा निकालने के लिए V कितना दिया है, तो 3, और ये बताइए कि R कितना आया, तो 4/3। तो 4/3 करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। अभी बताइए 3 तिहाई 9/4 आया, 3 तिहाई 9/4 आया है। तो 9/4 का अगर बात करेगा, एक सेकंड देखने दीजिए, धारा वोल्टेज कितना, 2 वोल्ट दिया है, माफ करिएगा। ये बताइए तो हम प्रतिरोध कितना लाए थे, तो प्रतिरोध जो लाए थे 4/3 लाए थे। अब ये बताइए धारा निकालने के लिए वोल्ट बटा क्या होता है, वोल्ट बटा प्रतिरोध होता है। तो आई जब यहाँ देंगे तब V कितना है, तो V का अगर बात करेंगे तो 2 हो गया। R कितना आया है, तो 4/3 आया, तो 3 तो चल जाएगा ऊपर। ये बताइए 2 दूनी 4 कटेगा, तो I जो आएगा वो कितना आएगा, 1.5 एम्पियर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1.5 एम्पियर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम किसे गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञाता है। तो ये बताइए फ्लेमिंग के अगर दाएं हाथ का नियम का अगर बात करेगा, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान होता है, फ्लक्स जब वहाँ कटता है तो वहाँ ईएमएफ या धारा जनरेट होता है, ईएमएफ या वोल्टेज जनरेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ क्या जनरेट होता है, तो धारा की दिशा पता चलता है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। किसमें, तो धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा लॉ होता है, तो फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम होता है। अब दाएं हस्त का नियम का अगर बात करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र, या हम कह सकते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ही जनरेटर काम करता है। जनरेटर काम करता है फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम, और जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत में कहा गया है कि फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, और ये बात किसने कहा था, तो फ्राइडे साहब ने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा किसने विकसित किया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा जो दिया था वो टिम बर्नर्स ली ने दिया था, टिम बर्नर्स-ली ने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में बोला है कि विकसित की गई पहली कंप्यूटर कौन सा था। तो विकसित की गई पहली कंप्यूटर अगर बात करेगा तो फोर्ट्रॉन था, फोर्ट्रॉन था जो पहली विकसित कंप्यूटर था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि अग्निशामक में सिलेंडर में भरी होती है। अगर अग्निशामक का अगर बात करेगा तो अग्निशामक में भरा रहता है कौन सा, तो कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न देखिएगा, इसमें बोला गया है कि सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल किस आकार का होता है। अगर सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का अगर बात करेगा तो सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का जो धरातल होता है वो वर्गाकार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि वर्गाकार होता है। अगले प्रश्न में बोला है कि उस ड्राइंग उपकरण का नाम बताइए जिसे विमाओं का मापन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो ड्राइंग जो उपकरण होता है जिसका विमाओं को हम ज्ञात करने या मापने के लिए प्रयोग करते हैं उसको हम स्केल बोलते हैं। और अगर मापन का अगर बात करेगा तो मापन भी 3 प्रकार का होता है। एक पूर्ण आकार पैमाना होता है, पूर्ण आकार पैमाना होता है, उसी तरीक़े से एक रिड्यूसिंग आकार पैमाना होता है और एक इनलार्जिंग आकार पैमाना होता है। तो 3 प्रकार का पैमाना होता है। ये 1:1 में होता है, याद रखेगा, पूछता है। रिड्यूसिंग में होता है तो 1:X होता है, 1:X होता है। और इनलार्जिंग का अगर बात करेगा तो X:1 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है
इस प्रश्न में कहा गया है कि दिए गए ड्राइंग उपकरण निम्न में से किस उपकरण को प्रदर्शित करता है। तो दी गई ड्राइंग उपकरण का अगर बात करेगा तो दी गई ड्राइंग उपकरण जो दिया गया है वो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट को ज्ञात किया जाता है। अब ड्राफ्टिंग टेम्पलेट का अगर बात करें तो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट होता है जो असामान्य जो फिगर होता है उसको बनाने के लिए किया जाता है, और इसको बनाते हैं इस हिसाब से, अगर फिगर बनाना चाहते हैं तो इस हिसाब से इस पर चला दीजिएगा तो ये फिगर बन जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो ड्राफ्टिंग फिगर कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि सैंड पेपर किस कार्य हेतु उपयोग किया जाता है। तो अगर सैंड पेपर का अगर बात करेगा तो सैंड पेपर का उपयोग जो हम करते हैं वो पेंसिल की नोक को तेज करने के लिए करते हैं। पेंसिल की नोक को तेज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो सैंड पेपर का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पेंसिल का अगर बात करेगा तो पेंसिल कितने ग्रेड होते हैं, तो 18 ग्रेड के पेंसिल होते हैं, जिसमें नर्म लोब जो होता है वो नर्म पेंसिल होता है 7B, और अगर कठोर बोलेगा तो कठोर कौन सा होता है, तो 9H की पेंसिल होता है जो कठोर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि बृहत कोण की पहचान कीजिए। तो बृहत कोण का अगर बात करेगा तो 180 डिग्री से ऊपर होता है उसको हम बृहत कोण कहते हैं। तो बृहत कोण कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या हो गया, तो बृहत कोण हो गया। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस सारा क्वेश्चन का हम एक स्पेशल सेशन रुकमणी पब्लिकेशन से चैप्टर वाइज ले रहे हैं। ये जो ज्योमेट्रिक फिगर का भी क्वेश्चन आता है, इसमें 3 से 4 ज्योमेट्रिक फिगर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेन चाहिए तो ज्योमेट्रिक फिगर का हम अभी चला रहे हैं, इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि जिन सीमावर्ती कोण का योग 180 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण का होता है जो अल्फा और प्लस बीटा का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो समपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूरक कोण का बात करेगा तो पूरक कोण क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं और इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का योग दो कोणों का 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दो कोणों का योग कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि त्रिभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के कोई भी विकर्ण नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि त्रिभुज के विकर्णों की संख्या क्या है, तो 0 है। बोला है कि ड्राइंग में मध्यम मोटी और पतली रेखाओं का अनुपात क्या होता है। तो मध्यम मोटी और पतली रेखाओं का जो अनुपात होता है वो 5:3 होता है। तो याद रखिएगा कि ड्राइंग में अगर पूछेगा कि मध्यम मोटी और पतली रेखाओं कितनी होती है, तो 5:3 होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब को क्या कहते हैं। तो ये बताइए कि एक रेफरेंस लाइन हम लेते हैं और रेफरेंस लाइन पर एक खड़ी लंब को हम क्या कहेंगे, तो ये लंब को हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक त्रिभुजाकार, बोला है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है। तो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का अगर बात करेगा तो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में 5 सतह होती है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितनी सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी होता है राइट आंसर। वृत्त की परिधि के अंश को क्या हम कहते हैं। तो अगर वृत्त की परिधि अगर बनाइएगा तो ये हो गया वृत्त, और ये वृत्त हो गया जो सेंटर से हट के जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो जीवा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो जीवा बोलते हैं। और ए वाला भाग को हम क्या बोलते हैं, तो अंश बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम चाप बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जीवा और चाप को मिला के क्या बनाते हैं, तो वृत्त खंड बनाते हैं, वृत्त खंड बनाते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा AC को किस संकेत से सूचित किया जाता है। तो आपको पता है कि AC और DC के बारे में, तो AC जो होता है वो इस तरीका से बनाता है।
ठीक है। तो ये बताइए एसी हो गया। अगर डीसी का अगर बात करेगा तो डीसी है जो डायरेक्ट करंट हो गया, तो ये डीसी हो गया। ये प्रत्यावर्ती धारा कौन सा दर्शाएगा, तो ए दर्शाएगा। इसका फ्रीक्वेंसी जो रखा गया है वो 50 हर्ट्ज रखा गया है, प्लस माइनस कर सकते हैं 3% का। ये भारत में है, तो भारत में फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो कितना बताना है, तो 50 हर्ट्ज बताना है। लेकिन डीसी का फ्रीक्वेंसी जो पूछेगा तो डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 0 से 150 वोल्ट मीटर जिसकी एक्यूरेसी फुल स्केल रीडिंग के 1% है, तो यदि इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापा गया विभव 75 वोल्ट है तो लिमिटिंग एरर इसका कितना होगा। तो इसका लिमिटिंग एरर जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 2%। लिमिटिंग एरर 2% देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कोई भी मशीन का कार्य करने की सक्षम कब होगा। अगर मशीन का कार्य करने का सक्षम कब होगा, तो आपको पता है कि जब कार्य ज़्यादा होगा किससे, तो घर्षण से। जब कार्य ज़्यादा होगा घर्षण से तो मशीन कार्य करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब मशीन घर्षण से कम मशीन पर कार्य करता है। बोला है कि जब मशीन घर्षण से कम मशीन पर कार्य करता है, तो इसका जो राइट आंसर जो देखने को मिलेगा। अच्छा ये बताइए, तो मशीन की घर्षण ही ज़्यादा हो गया तो ये तो नहीं होगा। हमको क्या करना है, तो कार्य ज़्यादा करवाना है। तो जब मशीन घर्षण से अधिक मशीन पर कार्य करेगा, जब मशीन घर्षण से अधिक मशीन पर कार्य करेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र संकल्पना को प्रस्तावित किया जाता है। तो अगर पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना जो प्रस्तावित किया तो कौन किया था, तो जी टेलर ने किया था। जी टेलर ने किया। अच्छा, ये जी टेलर ने नहीं किया था, कौन किया था, तो टॉन्सले ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना प्रस्तावित जो किया था वो किसने किया था, तो टॉन्सले ने किया था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में जो कहा गया है अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन है जो पारिस्थितिकी तंत्र का विषय में सही नहीं है। बोला है कि निम्न में से कौन है जो पारिस्थितिकी तंत्र का विषय में सही नहीं है। बोला है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो जैविक और अजैविक दोनों संगठक युक्त होते हैं। तो सही है कि जिसमें जान हो और जिसमें जान ना हो वो जैविक और अजैविक दोनों आता है पारिस्थितिकी तंत्र में। फिर बोलता है इसकी अपनी स्वयं की उत्पादन होती है। तो ये भी सही है कि इसकी स्वयं की उत्पादन भी होता है। बोला है कि यदि यह एक बंद तंत्र में होता है तो ये गलत दिया गया है। यह एक बंद तंत्र में नहीं होता है, ये क्या होता है, तो खुला तंत्र में होता है, खुला तंत्र में होता है। अगला बोला यह प्रकृति में संसाधन तंत्र है। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो दिया गया है बंद तंत्र होता है वो गलत है, बंद नहीं खुला तंत्र में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें हम 50 प्रश्न का सेट लेके आते हैं इसके झा की किताब से। जो भी पीछे का वीडियो नहीं देखें इसका प्रैक्टिस सेट, तो वीडियो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।